नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 50 की बात करेंगे। जैसे आपके टी20 मैच में जब कोई खिलाड़ी अर्धशतक या 50 मारता है तो बहुत ही उसके जो साथीगण होते उत्साह होते हैं, पूरा इंडिया उत्साह से झूम उठती है। उसी प्रकार हमारे सभी एजुकेशनल भाई बहन को आज हम 50 प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे हैं, तो हमें भी अपने आप में खुशी होना चाहिए कि 50 प्रैक्टिस सेट हमने अब क्या है कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए 50वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं। इसमें भी आपके 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अटेंड करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट करने के लिए? तो चलिए तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या उपर्युक्त सभी की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी व्याख्याता लोग हैं, कि पर्यावरण के प्रमुख कारकों में जो कारक देखिए शामिल है, जलवायु, भौतिक स्थिति, वनस्पति, ये तीनों जो हैं शामिल हो जाएंगे, अर्थात हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि चूने का पत्थर कौन सी सेल है? जो चूने का पत्थर होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनाइट, ये चूने का पत्थर कौन सी सेल कहलाती है? परिवर्तित सेल होती है, अग्नेय सेल होती है, अवसादी सेल होती है या ज्वालामुखी सेल होती है? अब आपका कमेंट तय करेगा, आपका फीडबैक तय करेगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। अगर आपका जवाब अग्नेय या अवसादी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो राइट ऑप्शन आइए जान लेते हैं कमेंट बॉक्स में। हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, अवसादी की बात करेंगे। जी हाँ, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे खनिज कैल्साइट या एरेगोनाइट से मिलकर बनी होती है। और चूना पत्थर वस्तुतः कैल्शियम कार्बोनेट है, पर इसमें सिलिका, एल्युमिनियम और लोहे इत्यादि सदस्य अपद्रव्य अंतर्मिश्रित रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, आई होप आप लोगों ने अभी तक वीडियो को एक बार अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। बात करेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न की कि जिन सेलों का निर्माण पिछले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है उन्हें अवसादी सेल कहते हैं, रूपांतरित सेल कहते हैं, अग्नेय सेल कहा जाता है या ग्रेनाइट कहा जाता है। तो जिन सेलों का निर्माण पिघले पदार्थों का, कैसे? पिघले पदार्थों अर्थात पिघला पदार्थ जैसे लावा के जमने से होता है, वह सेल का नाम क्या होगा? आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी जानते अवसादी सेल हो नहीं सकता है, ना ही ग्रेनाइट हो सकता है, तो कौन सा कहलाएगा? जिन सेलों का निर्माण पिघले पदार्थों अर्थात लावा के जमने से होता है वह हमारी अग्नेय सेलें कहलाती हैं। ये आपको ध्यान देना है। अग्नि जलेगी तभी लावा उत्पन्न होगा। जब ठंड के मौसम में अग्नि जलते हैं तो अग्नि के लौ से क्या है, हम हाथ पैर सेकते हैं। तो ये आपको ट्रिक याद रखिए, अग्नि और लावा का कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर प्रश्न दिया गया है कि स्थल मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सीमा, शियाल, निफे या मंडल की बात कर रहे हैं। तो स्थल मंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? आपको कमेंट करके बताना है। तो स्थल मंडल की जो सबसे निचली परत होती है कौन कहलाएगी? सभी कमेंट करेंगे, तो वह हमारी निफे की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे। सभी पैरामीटर कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपने परिवार, टीचर्स, फैमिली, शिक्षकों के परिवार को सपोर्ट करते रहें। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? जी हाँ, वायुमंडल की ऐसी परत का नाम बताइए प्यारे मित्रों जिसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हों। क्या वह आपका समताप मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है या दोस्तों क्षोभ मंडल है? सभी कमेंट करेंगे। तो विद्युत आवेशित कण किस वायुमंडल के किस परत में पाए जाते हैं? देखिए ये आपको ध्यान देना, विद्युत में कौन से आयन होता है? एक धन आयन, ऋण आयन, आपने पढ़ा होगा धन आयन, ऋण आयन। तो आवेश मतलब प्लस आयन, तो आयन से संबंधित हो जाएगा। तो आवेशित कण यानी विद्युत आवेशित कण वायुमंडल की आयन मंडल पर पाए जाते हैं। आयन मंडल
को आयनमंडल परत या आयनमंडल इसलिए कहा जाता है, इसका रीजन भी है क्योंकि यह परत जो है शारीरिक विकिरण के कारण विद्युत आवेशित कण या आयनाइज कण पाए जाते हैं। जैसे हमने आयन की बात की, आयन कण, आयन आवेश होता है जो कि रेडियो संचार में सहायक होता है। तो जो देखिए दोस्तों, ये भी एक पता चल गया हमें आज कि आयन मंडल में जो, ठीक है, शारीरिक विकिरण होते हैं, जो विद्युत आवेशित कण या आयनाइज कण होते हैं, वह रेडियो संचार में सहायक होते हैं। प्रश्न आ गया तो आपसे अब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? ऑक्सीजन, O2 की बात करेंगे, ओजोन, 3 नियान या हाइड्रोजन की बात करेंगे। सभी जानते समझते हैं आप लोग, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। तो गैस जो ऐसी गैस जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है, हमारी O3 की बात करेंगे, ओजोन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। 7वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में जल वाष्प दोस्तों कहाँ से पहुँचता है? नदियों, झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से या स्थल मंडल से पहुँचता है? तो वायुमंडल में जल वाष्प जो है दोस्तों वह कहाँ से पहुँचता है? सभी कमेंट करें। देखिए, वायुमंडल में कहते हैं जो है पानी बरसता है, बारिश का मौसम चल रहा है, पानी बरसता है, तो वायुमंडल में जो जल वाष्प पहुँचता कैसे होगा? नदियों, झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से, स्थल मंडल से। देखिए, साफ सुथरा जो आंसर अगर बात करें वह होगा नदियों और झीलों से। जो नीचे का पानी तल है नदियों और झीलों से होगा। पृथ्वी पर, धरातल पर या स्थल मंडल में पानी कहाँ पर है? नदी या झीलों पर है, ठीक है, या कह सकते हैं समुद्र पर है। तो यहाँ से क्या होता है, नदियों और झीलों से जल वाष्पित होता है। आप देखे होंगे सुबह ठंड के मौसम में, ठीक है, धूल के कण जैसे दिखाई देते हैं नदियों में, वह जल वाष्पित हुआ करता है। जैसे धूप आता है तो जल वह वाष्पित होता है, तो वही जल वाष्प क्या है, वायुमंडल में पहुंचता है, फिर वही बारिश होती है। और जल वायुमंडल में दोस्तों 3 अवस्थाओं में होता है, एक गैस, द्रव और ठोस के रूप में। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों के वाष्पीकरण तथा पौधे के वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागर, महाद्वीपों के बीच जल स्तर, जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। 8वां प्रश्न दिया गया है कि स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या आयरन की कमी से होता है? तो सभी लोग जानते समझते, आपको बता दें विटामिन से एक प्रश्न अवश्य आएगा। बिल्कुल, विटामिन की ट्रिक आपको याद ही रख लेना है कि कौन सा जल में विलय है, कौन से वसम विलय है, विटामिन का रासायनिक नाम, सारा कुछ पता होना चाहिए। तो स्कर्वी सभी लोग जानते हैं, विटामिन सी की बात करेंगे। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछा गया है। कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है या आणविक ऊर्जा है? तो सभी जानते हैं ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अगर प्रकृति में आता है तो एक ही नाम आता है, वह सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सूर्य की ऊर्जा की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, इसके बाद भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। हर एक भाई बहन है गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है, सपने बरकरार हैं, ड्रीम्स को अचीव करने का टाइम भी बरकरार है, वो बिल्कुल चल रहा है। आप लोग तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, एग्जाम आएगा आप ही क्वालिफाइड होंगे क्योंकि आप लोग लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस की बात करेंगे, सौर ऊर्जा की बात करते हैं या उपयुक्त सभी की बात कर रहे हैं? देखिए, पौधे के विकास में प्रभाव डाले, देखिए मृदा या मिट्टी में जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये भी प्रभाव करते हैं। अगर उसको जो पेड़ को एक चाहिए जो रासायनिक पदार्थ या तत्व चाहिए, ठीक है, वो मिट्टी से प्राप्त होता है। ह्यूमस की बात करेंगे, ह्यूमस भी होता है। सौर ऊर्जा, ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये तीनों जो हैं पौधे के विकास को प्रभाव डालते हैं, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? जी हाँ, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? 1.94 ग्राम्स, 1.49 ग्राम्स, 2.94 ग्राम्स या 9.14 ग्राम्स? सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? तो 1.94
ग्राम की बात करेंगे। 12वां प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न, संभावित प्रश्न है और पूछा भी गया प्रश्न है। बहुत बार आपके लगभग प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? जिनेवा पर, रियो डी जेनेरो पर, स्टॉकहोम या लंदन पर? तो सभी जानते हैं कि पहली बात तो है कि पर्यावरण का विश्व पर्यावरण का सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। एक प्रश्न होता है विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में किस महीने में हुआ था? तो जून महीने में हुआ था। ठीक है, 1972 में विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो स्टॉकहोम पर हुआ था। तो 3, 4, 5 प्रश्न यहाँ पर आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी थी? स्वीडन की। और यहाँ दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कितने देश शामिल हुए थे? टोटल 119, यानी कि 119 देश शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न भी आते हैं। राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल, वन। तो सभी जानते हैं नॉर्मल सा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो वन संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण की बात करेंगे। ये राजनीति कहाँ से आ गई भैया? ठीक है, राजनीति वोट बैंक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पर्यावरण इन्वायरमेंट की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या विटामिन है? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, साइंस से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ईवीएस पूरा आपका 4 से 5 सब्जेक्टों का एक क्या है, जैसे हमारे एक उंगलियों में, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, उसको मुट्ठी बांध लो, ऐसा ही आपका ईवीएस है। 4-5 इसके कैटेगरी हैं, 4-5 इसके चैप्टर हैं, जो सारे प्रमुख चैप्टर हैं आपके। तो स्टार्च एक प्रमुख प्रकार का क्या कहेगा? कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, टांसले एक जाने माने पारिस्थितिकविदी है, भूविज्ञानी है, ठीक है, जीव भूगोलवेत्ता है या प्राणी वैज्ञानी है? सभी कमेंट करेंगे। जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना, गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, तो टांसले एक जाने माने पारिस्थितिकविद कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न क्या दिया गया है? सभी कमेंट करें। और फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ऐप आज ही इंस्टॉल करें। टेलीग्राम ऐप में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। फ्री में सारे नोट्स पीडीएफ फाइल मटेरियल मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आपका अपना परिवार है। 16वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति पूछी जा रही है। इन्वायरमेंट की पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है एकल अनुशासनिक है, द्वि अनुशासनिक है, संकुचित है या बहु अनुशासनिक है? सभी कमेंट के माध्यम से नीचे बताएंगे। यहाँ पर मैं कमेंट या बॉक्स पर लिखूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति दोस्तों कैसी है? तो पर्यावरण की प्रकृति जो है ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, बहु अनुशासनिक प्रकृति कहलाया जाएगी। 17वां प्रश्न बेहतरीन विशाल प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है जीव मंडल में शामिल है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं जीव मंडल में शामिल आपके पेड़ पौधे भी हो जाएंगे, जीव जंतु भी हो जाएगी, मानव भी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग जीवमंडल कहलाता है, आकाश कहलाता है, पृथ्वी कहलाती है या दोस्तों पर्यावरण कहलाता है? तो हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं, जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं या दशाओं से घिरे हुए हैं, उनका योग ही हमारा पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहलाता है। 19वां प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? जी हाँ, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जैविक कारक पूछा गया है। जैविक यानी जिंदा, अजैविक यानी मुर्दा, ये समझ लीजिएगा। जैविक कारक मृदा, वनस्पति, वायु, प्रवाहित जल। तो पर्यावरण का जो जैविक कारक होता है, जैसे हमारे हाथ से पूरा शरीर हो गया, अजैविक होता है जैसे हमारे नाखून जब काट दिए जाते हैं ना, वो अजैविक हो जाता है। तो जैविक कारक सभी लोग जानते हैं कौन कहलाएगी? तो जैविक कारक सभी लोग बताइएगा। जैविक कारक कौन सी कहलाती है? वनस्पति की बात कर रहे हैं। 20वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 50 का 20वां प्रश्न है कि प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वायुमंडल कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है या जलमंडल कहलाता है? तो प्रभावकारी दशा जिसमें संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं
वह हमारा ही क्या कहलाता है? सभी लोग जानते हैं, पर्यावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ईवीएस की बात करेंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन, आज के क्लास के। आपको कैसा लगा? आपने कितना यहाँ पर स्कोर किया? 10 प्लस किया, 12 प्लस किया, 15 प्लस किया, या 20 में से 20 आपने किया? सभी कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम जरूर बताएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो जरूर करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर एक क्लास आपको फ्री में मिलती रहेगी। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।